हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और बताइए कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपका। आपकी तबीयत कैसी है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आपका सीटिंग हावर कितना है। प्लीज़ इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में कि आपका सीटिंग हावर कितना है। कितने हावर आप पढ़ पाते हैं, कितने घंटे आप पढ़ पाते हैं। बिकॉज दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। जितने घंटे आप पढ़ेंगे उसी हिसाब से आपकी कामयाबी का जो साइकिल है, जो चरण है ना, वो डिसाइड होगा। बात समझ में आई। सो वेलकम टू माय चैनल, माई सेल्फ रोहित केसरी। स्वागत करते हैं हम आप सबका अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और बताइए कैसे हैं आप सब। इस इकोनॉमी की सीरीज में आज का टॉपिक है इन्फ्लेशनरी काजेस। इन्फ्लेशन तो आता है, लेकिन उस इन्फ्लेशन के पीछे का रीज़न क्या है उसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया है। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे हम स्ट्रक्चरल वे में पढ़ेंगे, जो साइंटिस्टों ने, इकोनॉमिक साइंटिस्ट ने जो खोज के निकाला है, जिसको उन्होंने लिख दिया है बुक पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो हेडिंग लिख दी गई है किताबों पे, उन हेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आते हैं ना। कि पार्टिकुलर सेंटेंस से पार्टिकुलर वर्ड को अगर आपको पूछ लिया गया आपके एग्ज़ाम में, तो आप किस तरह बताएंगे। ठीक है, अन्यथा आप तो जानते ही हैं इन्फ्लेशन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। सो आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बेहतरीन मोटिवेशनल थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सो एक्चुअली मोटिवेशन कुछ है नहीं, बस यही है, यू आर द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन ऑफ योर सेल्फ। यू आर द योर ग्रेटेस्ट मोटिवेशन ऑफ योर सेल्फ। तुम अपने खुद के सबसे बड़े मोटिवेशनल हो। तुम्हारे अंदर इतनी ऊर्जा भरी हुई है, अगर तुम उस ऊर्जा को पहचान जाओ तो शायद ही संसार में या यूट्यूब पे तुम्हें किसी को सुनने की आवश्यकता हो। लेकिन बस समस्या यही है कि तुम अपने आप को पहचान नहीं रहे हो। सो इट्स टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। अपने इनर बेल के बारे में सोचो, जो अंदर का बिलीफ सिस्टम है उसको पहचानने की कोशिश करो, तुम क्या क्या कर सकते हो। बिकॉज यही एफर्ट है। बाहरी एफर्ट करने की क्या ज़रूरत है, पहले अंदर के एफर्ट को करो। क्योंकि अंदर अगर चेंज हो गया तो ये किताबें तो एक दिन में तुम ख़त्म कर दोगे। एक सिरे से बैठोगे दूसरे सिरे समाप्त कर दोगे, स्वामी विवेकानंद जैसे। बात समझ में आई। तो माइंड को इस प्रकार से ट्रेन करो। ठीक है। सो लेट्स डिस्कस करते हैं इन्फ्लेशनरी काजेज पे। इन्फ्लेशनरी काजेज, इन्फ्लेशन क्या है, क्यों होता है, उसके अंदर डिमांड एंड सप्लाई का रोल क्या है, उसके आने का कारण क्या है। अगर डिमांड कम है तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर सप्लाई कम है तो डिमांड पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। परचेजिंग पावर अगर पीपल की नहीं है कंट्री में तो उससे डिमांड और सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। पर कैपिटा इनकम से डिमांड और सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे कंट्री की जीडीपी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कई टॉपिक में इन्फ्लेशन के। ठीक है। अगर क्या कहते हैं, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल नहीं सही है, ठीक है, कंट्री में केवल एक ही चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है और अन्य चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए लार्ज सेक्टर पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जैसे मिनिमम सेक्टर पे, क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, मीडियम सेक्टर पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इस केस में कंट्री की ग्रोथ क्या होगी। इस केस में इससे रिलेटेड इन्फ्लेशन का कारण क्या है। इस केस में क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है। तो कई चीज़ें हैं, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हेयर वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल वे ऑफ इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल मतलब क्या बोलते हैं, संरचना क्या बोलते हैं यार हिंदी में,
जो संरचना पूर्ण हो, संरचनात्मक, ठीक है, संरचनात्मक ये है ना, संरचनात्मक। इंग्लिश पढ़ते पढ़ते हिंदी की भाषा ही खत्म हो जा रही है। दिस इज आल्सो एन इन्फ्लेशन फॉर द हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इसमें क्या है, विथ फ्यू एक्सेप्शनल ईयर्स, मतलब कुछ साल, इंडिया हैज बीन फेसिंग द टिपिकल प्रॉब्लम ऑफ बॉटलनेक इन्फ्लेशन, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस बॉटलनेक इन्फ्लेशन। लुक एट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज अ बॉटल, इन्फ्लेशन यहाँ तक भर गया है, दिस इज कॉल्ड बॉटलनेक इन्फ्लेशन। तुम भी थोड़ा सोचो मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट मीन्स स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन which rises out of shortfall in the supply of the good। जब गुड्स की सप्लाई में शॉर्टफॉल आ जाता है, ठीक है, तब ये इन्फ्लेशन अपना प्रभाव दिखाता है। अ जनरल क्राइसिस ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, खास करके डेवलपिंग इकोनॉमीज है, यहाँ तो होता ही है, लेकिन डेवलप इकोनॉमी के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, ठीक है। राइजिंग डिमांड बट लैक ऑफ इन्वेस्टिबल कैपिटल, डिमांड तो बढ़ रही है कि हमें चाहिए चीज़ों को, लेकिन जो कारपोरेट वाले हैं, जो बिजनेस खोल के बैठे हैं, उनके पास पैसा ही नहीं है कि अपनी प्रोडक्शन लाइन को कैसे बढ़ाएं। बात समझ रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टिबल कैपिटल एंड प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ गुड्स, रिक्वायर्ड लेवल ऑफ गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये भी इन्फ्लेशन का कारण बनता है ना। मान लीजिए पब्लिक की डिमांड पहले 5 थी, अब पब्लिक की डिमांड 50 हो गई है, तो 50 होने के बाद और जो क्या कहते हैं प्रोडक्शन लेवल है, जहाँ जो फैक्ट्री लगा के बैठे हैं, वो 5 पहले प्रोडक्शन कर रहे थे, फिर 10 प्रोडक्शन करने, लेकिन अब 50 करने की उनकी कैपेसिटी नहीं है इन कंपनियों की, तो ये क्या करेंगे, इनको नीड होगी कि अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, R&D डेवलप करने के लिए, ठीक है, नई फैक्ट्री लगाने के लिए ज़रूरत होगी, लेकिन अब इनके पास पैसा नहीं है, तो पैसा कहाँ से लेने जाएंगे, ये पैसा जाएंगे गवर्नमेंट से लेने के लिए, बट गवर्नमेंट के पास भी मनी नहीं है। सोचो, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, गवर्नमेंट कंगाल हुई बैठी है पाकिस्तान की तरह। एक गधे बेच के हमको कर्जा भरना पड़ रहा है। न्यूज आई थी ना, पाकिस्तान के गधों ने क्या कहते हैं किया पाकिस्तान का बोझ हल्का। बात समझ रहे हैं आप, तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, तो जब गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, इनको पैसा मिलेगा कहाँ से, जब पैसा नहीं मिलेगा तो चीज़ें डेवलप नहीं हो पाएंगी, चीज़ें डेवलप नहीं हो पाएंगी, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब डिमांड हमारी फुलफिल नहीं हो पाएगी। मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे सप्लाई लेवल डिसरप्ट हो गया। जब सप्लाई लेवल डिसरप्ट होगा तो सिंपल सा लॉजिक है कि प्राइस में डिमांड, प्राइस इंक्रीज होगा वस्तुओं का, और जब वस्तुओं का प्राइस इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन अपने आप आने लगेगा। तो दिस इज द काज ऑफ इन्फ्लेशन, इसी को बोला गया इन्फ्लेशनरी काजेज। ध्यान दो, ये प्रक्रिया देखो, तुम एक साइकिल देखो, इसे घुमाओ यहाँ से यहाँ तक जितना मैंने बताया, यही है इन्फ्लेशनरी काजेज। बढ़िया डिबेट, बढ़िया एस्से इस पे लिख सकते हो, ठीक है। आगे बोलते हो, पढ़ते हैं, कहाँ गया। Whenever the government managed to opt for higher growth by managing higher investable capital, इसीलिए तो जब गवर्नमेंट का फॉरेक्स रिजर्व मजबूत रहता है, ठीक है, गोल्ड की जो मतलब गोल्ड ही छोड़ो, कोई भी ऐसा मेटल जिसकी वैल्यू अधिक है, ठीक है, जो रेयर केस में मिलता है, उसकी क्या कहते हैं मजबूती रहती है गवर्नमेंट के पास, उसका स्टोर ज़्यादा रहता है, तभी तो गवर्नमेंट पावरफुल कहलाती है, तभी तो गवर्नमेंट छोड़ो, तभी तो कंट्री पावरफुल रहेगी, कंट्री पावरफुल रहेगी तभी तो गवर्नमेंट पावरफुल रहेगा ना। तो इसमें दो केस है एक्चुअली में। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के पास पैसा कब रहेगा, गवर्नमेंट के पास पैसा तभी रहेगा जब गवर्नमेंट मैक्सिमम एक्सपोर्ट करेगा और मिनिमम इंपोर्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट, वही वाला जमाना याद करो, सोने की चिड़िया वाला इंडिया, मिनिमम एक्सपोर्ट, मिनिमम इंपोर्ट और मैक्सिमम एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ गोल्डन स्पैरो ऑफ इंडिया। सोने की चिड़िया का समझ होता, जब वास्को डिगामा आया 1498 में, सामान लेके गया यहाँ से और इंग्लैंड में बेचा, 60 गुना अधिक कीमत पाया उसकी, 60 टाइम्स, एक महीने में 60 गुना। तुमने 1 रुपया लगाया, 1 रुपये का 60 रुपया हो गया। सोचो इंडिया की उस समय वैल्यू कर,
दुनिया के 35% ट्रेड पे इंडिया का अधिकार था उस समय। मजबूत अर्थव्यवस्था, सिल्क रूट पर कब्जा, ये जो है ना ये है, ये वाला रूट सिल्क रूट, इस पे इंडिया का कब्जा था। अरे अशोक, उसके बाद जो भी बाकी कुषाण वगैरह, पाल वंश वगैरह जो आए ना ऊपर रीजन में, जो हुए जितने भी राजा लोग, मौर्यन एम्पायर, मुगल एम्पायर, सिल्क रूट पे कब्जा था इनका। जितने भी व्यापार होते सब यहाँ से कर दे के जाते थे, इकोनॉमी मजबूत थी। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। भारत का सिल्क, बंगाल कॉटन, हैंडलूम्स, क्या कपड़ा था। ठंडी में पहनो गर्मी लगे, गर्मी में पहनो ठंडी लगे, ये सब खासियत थी ना। वेदर कंडीशन ऑफ इंडिया, मौसम जलवायु ने इंडिया को, सोने की चिड़िया मतलब ये थोड़ी थी कि घर में हर घर में दो दो बोरा भर के सोना रखा हुआ, नहीं। सोने की चिड़िया मतलब उसकी जो लैंड थी, भारत की, भारत जो लैंड अभी भी है, तुम सोचो, केवल नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश, थोड़ा सा रीजन, ये वाला रीजन, पंजाब, 150 करोड़ की आबादी का पेट भर रहा है। 150 करोड़ छोड़ो, दुनिया के कई देश हमारे ऊपर निर्भर है। सोचो कितनी उपजाऊ जमीन है, गंगा जमुना सरस्वती, पता नहीं कितनी नदियों का दोआब भर भर के इसी प्लेन में लाके सब सिल्ट वगैरह, जितने भी ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, मिनरल्स, सब यहाँ पे लाके मतलब उड़ेल दे रहे हैं। समझ में आया? तो ये था ना, तो उस समय का दौर आ जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट के पास पैसा तभी रहेगा जब गवर्नमेंट का एक्सपोर्ट मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि जब तुम्हारा एक्सपोर्ट मैक्सिमम रहेगा तुम्हारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, और जब तुम्हारे पास फॉरेन करेंसी आएगी तुम बाहर से चाहे जो चीज़ें खरीद सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास इनफ अमाउंट में पैसा रहेगा, तभी तो तुम सुविधाओं का उपभोग कर पाओगे। तुम यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो? तुम्हें पैसा चाहिए, पावर चाहिए। जब तुम यूपीएससी की तैयारी करते हो, तुम्हें गाड़ी मिलती है 10-12 लाख की, और एक नहीं 2 गाड़ी मिलेगी। तैयारी करने की बात करते हो नहीं, तो तुम नौकरी पा जाते हो, डीएम एसडीएम बन जाते हो। 24 लाख की गाड़ी, 10 लाख का घर, केवल घर की बात करूँ 10 लाख का, और 10-12 लाख की फील्ड होती होगी, कम से कम 10 नौकर, और पूरे ज़िले की पुलिस तुम्हारे कंट्रोल में। पुलिस छोड़ो, पूरे ज़िले की पॉपुलेशन, जनता तुम्हारे कंट्रोल में। रोज़ सबसे 1-1 रुपया टैक्स वसूलो, पर डे करोड़पति बने रहोगे। तो इस चीज़ को सुनो, सोचो अब क्या होगा। तुम्हारा खर्चा कुछ नहीं होगा। तुम्हें सोचो, एक एक डीएम को पता ही नहीं है कि इस समय जिले का, सॉरी, इस समय तेल कितना रुपया लीटर मिल रहा है। उससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। उसकी गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर जाएगा, तेल भरा के लिए चला आएगा। डीएम कहता है जिस दिन गाड़ी में तेल कम मिला या फिर गाड़ी जल्दी जल्दी बंद हो, मैं ड्राइवर को पटक के मारूंगा, क्योंकि भाई कौन सी इमरजेंसी कब पड़ जाए, कौन सी हाई लेवल की मीटिंग कब पड़ जाए, जाना पड़े ना उसको। तो ये देखो, मिनिमम इम्पोर्ट, सारी चीज़ें, तुम्हें ना तो गाड़ी खर्चा है, ना तुम्हें तेल का खर्चा करना है, ना तुम्हें घर का खर्चा करना है, ना घर का रेंट देना है, ज़मीन पे खेती तुम्हें करनी है, सब कुछ तुम्हें गवर्नमेंट दे रही है। मतलब एक महीने कम से कम 20-25 लाख रुपया तुम्हारे ऊपर खर्चा हो रहा है। सोचो, यूपीएससी की परीक्षा इतनी हार्ड क्यों? यू नीड टू लिसन दैट। इसी कारण से इतनी हार्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट तुम्हारे ऊपर 25 लाख खर्च करिए, तो तुम आदमी भी तो 25 लाख के होने चाहिए ना यार। तुमसे उसी प्रकार से तो इसीलिए तो इतना टफ होता है, तुम्हारे अंदर से निचोड़ के निकाला जाता है। सोचो तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल की है, तुम्हें 25 लाख तुम्हारे ऊपर खर्चा किया जाए गवर्नमेंट का, तो मिलेगा तो उसको छोड़ो, बहुत मिलेगा। तो मिनिमम इम्पोर्ट, मैक्सिमम एक्सपोर्ट। अब तुम्हारी जो सैलरी आएगी ना, वो तो बचेगी ही ना सर, उसमें से एक पैसा भी नहीं खर्च होगा। तुम अय्यासी भले उड़ाओ, अय्यासी का, जिस बार क्लब में चले जाओ, फ़ोन करो, बार क्लब पूरा तुम्हारे घर हाजिर हो जाए। बात समझ में आई? तो इसीलिए भारत जो है सोने की चिड़िया है, और इसी प्रोसेस से गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट का फॉरेक्स जो है मजबूत हो जाएगा, स्ट्रांग फॉरेक्स होगा, इसके कारण से इकोनॉमिक फॉरेक्स मजबूत होगी। बात समझ में आई? जापान क्यों स्ट्रांग? दिस इज अ लॉजिक। मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मिनिमम इम्पोर्ट, सब कुछ बना के बेच देता, कुछ भी। अमेरिका, मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मिनिमम इम्पोर्ट, सब कुछ बना के बेच दे रहे हैं। बॉर्नविटा, बेक्स, विबोरा,
कम्प्लान, पता नहीं क्या क्या पिला दे रहे हैं इंडिया के लोगों को, सब पी रहे हैं दनादन, सबको बड़ा बड़ा होना है। क्योंकि उन्होंने विज्ञान पढ़ा नहीं, ज्योग्राफी पढ़ा नहीं सर। जलवायु का भी फर्क होता है, लंबाई में ऊपर नीचे होने में, ह्यूमिडिटी का भी फर्क होता है। उससे मतलब नहीं सर, कम्प्लान पियेंगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, तो मैक्सिमम एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद जब अधिक से अधिक पैसा आएगा तभी तुम इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तुम्हारे पास जब पैसा रहेगा तभी तुम बिजनेस खोल पाओगे ना, पैसे नहीं रहेगा तो खोलोगे क्या बिजनेस घंटा। इसीलिए जब मैक्सिमम पैसा आएगा तुम अधिक से अधिक बिजनेस खोलोगे, व्यापार बढ़ाओगे। जब व्यापार बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, जब एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा परचेजिंग पावर ऑफ योर पीपल विल बी इंक्रीज, परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होगी तुम्हारे यहाँ, क्या कहते हैं, जो पॉपुलेशन है उसकी। तो उसके कारण से क्या होगा, जो बाहर की कंपनियां हैं वो आपके यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कहेंगे सर आपके यहाँ जो आदमी है उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, उनकी खरीदने की क्षमता ज़्यादा है उस कंट्री से, इसलिए हम सामान बेचेंगे आपको। सारी सुविधाएं भी तो आपके पास आएंगी ना। अमेरिका में एआई क्यों तहलका मचाए हुए, क्योंकि वहाँ लोग खरीद पा रहे हैं, हम लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं तुम्हारे पास, बस दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। It had inflationary pressure on the economy seen during the 70 और 80 के दशक में इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखा गया इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, 10-20 साल कुल हुआ, बेचारा उठ ही रहा था। तुम ही सोचो, अब देखो इन्फ्लेशनरी प्रेशर से मैं मोरली चीज़ों को कनेक्ट कर रहा हूँ कैसे। जब तुम नौकरी पाते हो या फिर छोड़ो, जब तुम तैयारी करने लगते हो, तो तैयारी करते रहते हो कि मतलब कुछ दिन हो जाता है और कुछ लोगों को लगने लगता है कि वहाँ सिलेक्शन होने वाला है, तब तुम्हारे ऊपर प्रेशर रिश्तेदार, मौसी, मामा, जीजा, चाचा सब डालेंगे, दोस्त साले तैयारी मत करने दो। अगर हम खुदा न खास्ता बन गया डीएम तो सबसे पहले हम ही लोग की वाट लगाएगा। आगे बढ़ते हैं। एंड ग्रोथ वाज सेक्रीफाइस्ड एट द अल्टर ऑफ लोअर इन्फ्लेशन व्हिच आर पॉलिटिकली मोर जस्टिफाइड। ठीक है, और 70-80 के दशक में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी आई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, द सप्लाई साइड मिसमैच रिमेंड अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम इन द इंडिया फॉर द हाइयर इन्फ्लेशन। ठीक है, 70-80 के दशक से अभी तक 11-12 को ले लो, 10 तक सप्लाई साइड जो थी वो प्रॉपर मैच नहीं कर पा रही थी डिमांड साइड से। ठीक है, जिसके कारण से इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमें देखने को मिला है अच्छा खासा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इवन इफ द गवर्नमेंट मैनेज द हायर एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट अच्छे खासा एक्सपेंडिचर करने में कामयाब होती है तो कहाँ गया, मोस्ट ऑफ इट बेंट टू नॉन डेवलपमेंट एरियाज, जो नॉन डेवलपमेंट एरियाज है वहाँ पे, व्हिच डिड शो द लो ग्रोथ विद द हायर इन्फ्लेशन, जो कि शो करेंगे लो ग्रोथ के साथ, हायर इन्फ्लेशन के साथ, साइन ऑफ स्टैगनेटिंग इकोनॉमी, इसको बोलते हैं स्टैगनेटिंग इकोनॉमी, प्लस इसको बोलते हैं स्टैगनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोला जाता है, मतलब रेंगता हुआ। मान लो एक क्या कहते हैं, इकोनॉमी हाई डेवलपमेंट है और एक इकोनॉमी, सॉरी फॉर दैट, एक एरिया हाई डेवलपमेंट है और एक एरिया लो डेवलपमेंट है। ठीक है, अब गवर्नमेंट जब लो डेवलपमेंट एरिया पे कहते हैं एक्सपेंडिचर करती है, अपना पैसा लगाती है, तो ये स्लो ग्रोथ करते हैं। भाई रीज़न है ना, क्योंकि ये ज़्यादा पैसा अब खाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट अगर इतना अमाउंट जो है यहाँ पे स्पेंड कर देगी, एक्सपेंड कर देगी, तो ये हाईली ग्रोथ दिखाएंगे। बट गवर्नमेंट है, सबके माई बाप, देश के माई बाप गवर्नमेंट ही है, तो गवर्नमेंट को इसको भी साथ में लेके चल रहा है, ड्यू टू दिस गवर्नमेंट यहाँ एक्सपेंडिचर करती है। लेकिन अभी रीज़न क्या है, तुम स्टार्टिंग में देखोगे कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद कुछ समय के लिए, मतलब जो इंडस्ट्रियल एरिया था, जहाँ थोड़ा सिटी डेवलपमेंट ज़्यादा था, पोर्ट वगैरह साइड में, वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। ठीक है, और बाकी जो लोकल साइड है वहाँ डेवलपमेंट कम हुआ। विलेज साइड ले लो, विलेज साइड डेवलपमेंट कम हुआ। अब गवर्नमेंट को लगने लगा नहीं सर पैसा यहाँ भी है, टैक्स यहाँ भी मिल सकता है, इम्पोर्ट यहाँ से भी हो सकता है चीज़ों को, हम यहाँ भी सामान बेच सकते हैं। कंपनियों को लगेगा ना ना ना, जब से अंबानी साहब 5G 4G लेकर चले आए कि रिचार्ज लोग यहाँ भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी लोगों को रील तो देखना है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट यहाँ भी होने लगा, टावर लगने लगे, 5G जियो फाइबर जाने लगा। ठीक है,
तो जब लोगों को समझ में आया कि हाँ पैसा यहाँ भी है, 200-300 रुपया, जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया, ठीक है, चीज़ें उस रेंज में आई कि हम लोग खरीद सकते थे, गांव वाले लोग खरीद सकते थे, पैसा वहाँ से भी निकालना था, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट वहाँ भी होने लगा। ऐसे बढ़ो मजा लेके, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मीनिंग पहले समझ रहा, उसके बाद इसको आगे बढ़ना। COST, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिफरेंस है पुल और पुश में। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखो, पुश मतलब होता है धकेलना और पुल मतलब होता है खींचना। अभी एक टॉपिक आएगा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। पुल मतलब खींचना, तुम कीमत को खींच रहे हो, और पुश मतलब तुम कीमत को ढकेल रहे हो। दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों से आंसर तुम्हारा चेंज हो जाएगा, गलत भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे तुम अपना दिमाग लगाना, कुछ देर के लिए सोचा, 10-12 सेकंड के लिए। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में डिफरेंस क्या है? पुश मतलब होता है तुम प्राइस को धकेल रहे हो। अब प्राइस को धकेल रहे हो, पुश कर रहे हो, अप कर रहे हो या डाउन कर रहे हो, या आगे कर रहे हो या पीछे कर रहे हो। पुल मतलब खींचना। अब पुल का सेंस कैसे आना चाहिए? ऊपर या नीचे, या आगे या पीछे। ये हिंदी वर्ड है, इसको इससे कनेक्ट करना। मैं पढ़ता हूँ इसको। ड्यू टू इन्फ्लेशन टैक्स, इन्फ्लेशन टैक्स वर्ड, शब्दों पे ध्यान दो। इन्फ्लेशन टैक्स, नॉर्मल टैक्स नहीं, इन्फ्लेशन टैक्स बोला जा रहा है, शब्दों पे ध्यान देना। इन्फ्लेशन टैक्स के कारण जो प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं इन द इंडिया में हैज़ बीन राइजिंग एज द गवर्नमेंट टू अल्टरनेटिव recourse टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट ने एक अल्टरनेटिव निकाला इन्फ्लेशन टैक्स के फॉर्म में, ठीक है, लोगों से पैसा चूसने के लिए, जिससे उनका जो रेवेन्यू है, जो भंडार है टैक्स वाला, वो भरा जा सके, ठीक है। मतलब सोचो, महंगाई बढ़ी हुई है, लोगों के पास पैसा नहीं। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं, धनानंद आए, उन्होंने कहा आज से 2 स्वर्ण मुद्राओं की जगह हम 10 स्वर्ण मुद्राएं सबसे वसूलेंगे, चाहे कोई जिए या मरे। अब तुम इसको कनेक्ट करो। BC, इट टेकिंग प्लेस ड्यू टू द हायर इम्पोर्ट ड्यूटीज। BC इसको हम कैसे देखते हैं? इन्फ्लेशन टैक्स के बारे में बात कर रहा है। जब हायर इम्पोर्ट ड्यूटीज लगता है, जो सामान बाहर से हमारी कंट्री में आ रहा है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है, जिसके कारण से क्या होगा, जो तुम्हारे पास तक सामान पहुंच रहा है उस सामान की कीमत भी बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑन रॉ मटेरियल आल्सो, एंड द नॉन वैल्यू एडेड टैक्स, नॉन बैट, बैट, BAT, वैल्यू एडेड टैक्स। सिंपल लॉजिक है इसमें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब क्या है? वैल्यू किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी वस्तु पे, उसकी वैल्यू पे टैक्स को ऐड कर दिया गया है। उसकी वैल्यू मतलब उसकी कीमत यार, उसकी वैल्यू पे टैक्स ऐड कर दिया गया है। और ये वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? ये वैल्यू इस सामान के डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे डिसाइड होती है। इस सामान की डिमांड कितनी है उसी हिसाब से इस वैट को भी लगाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इन द पास्ट वाज आल्सो हैविंग अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज इन द कंट्री। कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिला, ठीक है। द गवर्नमेंट नीडेड हायर रेवेन्यू, गवर्नमेंट को हायर रेवेन्यू चाहिए टू फाइनेंस इट्स प्लान डेवलपमेंट। प्लान डेवलपमेंट जो गवर्नमेंट ने प्लान किया है उसको फुलफिल करने के लिए पैसे जरूरत होगी। पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। टैक्स कैसे मिलेगा? इम्पोर्ट ड्यूटी पर टैक्स इंक्रीजमेंट करना पड़ेगा, वैट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड दस एबव गिवन फैक्टर लुक्ड इनकैपेबल, इन नहीं, इनएस्केपेबल। क्या लिखा है? एबव गिवन फैक्टर लुक्ड इनएस्केपेबल। गवर्नमेंट से बचना आसान थोड़ी है। अब तुम सोचो, तुम बॉर्डर पे से सामान लेके आओ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे उतारो, अडानी पोर्ट पे उतारो, तुम वहां से बच के निकल जाओ बिना ड्यूटी दिए। ये थोड़ा मुश्किल है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है एक, उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। ध्यान देना, फिजिकल पॉलिसी, FISCAL। क्या टर्म है ये, लाजवाब टर्म है ये।
क्योंकि इसके पीछे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते रहते हैं, सर ये है क्या फिजिकल पॉलिसी, PHY है मतलब कोई कसरत कराएगी, कोई शारीरिक व्यायाम होगा इससे? व्यायाम ही होता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं जब उनका व्यायाम होता है तो वो फिजिकल पॉलिसी बोला जाता है। ठीक है, इसमें कई टर्म हैं, पढ़ते हैं उसके बारे में। टू फाइनेंस द डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट, जो कंट्री की इकोनॉमी है जो विकास कर रही है उसको फाइनेंस करने के लिए इस टर्म का प्रयोग किया गया है, ध्यान देना। द गवर्नमेंट बिकम ट्रैप्ड इन द साइक्लिकल प्रोसेस ऑफ ओवर मनी सप्लाई, गवर्नमेंट जब फंस जाती है किसमें, मान लो अभी कंट्री के पास क्या कहते हैं, कंट्री में व्यक्तियों के पास, पॉपुलेशन के पास पैसा नहीं है, अब गवर्नमेंट क्या कहेगी, साहब ले जाओ बोरा भर के पैसा ले जाओ, लो तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो, सब लेके जाओ। लेकिन गवर्नमेंट को पता नहीं है, अगर पैसा सबके पास हो जाएगा तो काम कौन करेगा, तुम भी करोड़पति हम भी करोड़पति, तो काम कौन करेगा पहले ये बताओ, काम कौन करेगा? कल को जो है ना, जो लेबर है 1 लाख रुपया मजदूरी मांगेंगे, 50,000 रुपया किलो आलू बिकेगी। ठीक है, तो इस ट्रैप से बचने के लिए, साइक्लिक ट्रैप से बचने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फिजिकल पॉलिसी। आगे पढ़ते हैं। एट द फर्स्ट इट वॉज डन बाई एक्सटर्नल बोरोइंग, सबसे पहला, चेहरा नहीं दिख रहा, इट वॉज डन बाई एक्सटर्नल बोरोइंग, मतलब तुम बाहर से अधिक पैसा अपने अंदर ला रहे हो, मतलब क्या हो, तुम अधिक से अधिक लोन ले रहे हो। ठीक है, जब लोन लोगे तो इंटरेस्ट भरना पड़ेगा तुमको, क्योंकि फ्री में कोई पैसा देता नहीं है, इंटरेस्ट कहाँ से भरोगे, तुम अपने देश पैसा ले जाके दोगे उसको, और कहीं तुम कर्जा नहीं चुका पाए तो श्रीलंका की तरह तुम डेप्ट ट्रैप में फंस जाओगे, DEBT ट्रैप, TRAP। अब मेरा फार्मूला आ गया, T=T, अगर आपको ट्रैप से बचना है तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा, TRAC। गवर्नमेंट को इसको अपनाना चाहिए, T=T। खैर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फिजिकल पॉलिसी के तहत अपनाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बोरोइंग, बट बाय द लेट 1960 onward, once the deficit financing got acceptance around the world, the government started taking recourse to heavy internal borrowing as well as printing of fresh money। क्या हुआ 1960 के ऑनवर्ड, जब डेफिसिट फाइनेंसिंग को एक्सेप्ट किया गया, जब डेफिसिट फाइनेंसिंग को पॉलिसी के द्वारा एक्सेप्टेंस दिया गया, जब समझा गया कि डेफिसिट फाइनेंसिंग होती क्या है, अगर हम अधिक से अधिक बाहर से पैसा लेंगे, बात समझिए इस चीज़ को, अधिक से अधिक बाहर से पैसा लेंगे और उसके बाद क्या बोलते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मतलब उस चीज़ में लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब गवर्नमेंट को समझ में आया कि इसको कंट्रोल किया कैसे जा सकता है, तो गवर्नमेंट ने कहा बिंदास होकर पैसा छापो, कोई टेंशन नहीं है। द गवर्नमेंट started taking recourse to heavy internal borrowing as well as printing of fresh money. A major part of the government internal borrowing till 5 से 6 सन 2005 से 6 जो है इंटरनल बोरोइंग मतलब बूम पे थी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हुआ 91-92 में। उसके बाद गवर्नमेंट का टेक इट मनी, जितना चाहे उतना लेके जाओ। 5-6 में वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक देनदाता पैदा हुआ देश में 1935 या 34 में, उसका नाम था RBI। कर्ण से भी बड़ा दानी था, कर्ण से बड़ा दानी नहीं था, कर्ण तो इंटरेस्ट नहीं लेता था, लेकिन नहीं लेता था, RBI पैदा हुआ, व्हिच लेड टू प्राइस राइज, जिसके कारण क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। एनी गवर्नमेंट डेफिसिट इफ द सेंट्रल बैंक इज परचेजिंग प्राइमरी इशू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ध्यान देना, अब यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नाम का ब्रह्मास्त्र चलाने वाला। एनी गवर्नमेंट डेफिसिट इफ द सेंट्रल बैंक इज परचेजिंग, अगर RBI परचेज, सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 वाला, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परचेज करता है प्राइमरी इशू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, क्रिएटिंग फ्रेश एडवांसेज टू द गवर्नमेंट, फ्रेश एडवांस मतलब, फ्रेश एडवांस मतलब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अच्छा तुम पहले ये बताओ, तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब होता क्या है? बैंक संचालित नहीं होंगे, इनकी रक्षा कौन करेगा?
आरबीआई। उनको बर्बाद होने से बचाएगा कौन? आरबीआई। बात समझ में आई? तो आरबीआई जिम्मेदार हुआ ना, वही तो बोल रहा सिक्योरिटीज। अब इससे पैसा लेके जाएंगे बैंक वाले। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और क्रिएटिंग फ्रेश एडवांसेज टू द गवर्नमेंट, यही सब तो समझ में आया। देखो फिजिकल पॉलिसी से यही सब समझ में आया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है और इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इसके जो ओवर क्राउडेड ऑफ मनी को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, यही सब चीज़ें समझ में आई। एडवांसेस टू द गवर्नमेंट, कंबाइंड इफेक्ट हैज़ टू हायर इन्फ्लेशन। क्रिएटिंग फ्रेश एडवांसेस टू द गवर्नमेंट, द कंबाइंड इफेक्ट हैज़ टू हायर इन्फ्लेशन, लोअर सेविंग रेट्स, सेविंग रेट लोअर किया गया, और लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ। ध्यान दो इस चीज़ को। अगर बैंक में पैसा लोग जमा नहीं करेंगे तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? और जब बैंक के पास पैसा नहीं आएगा तो बैंक लोन कहाँ से देगी? बैंक म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कहाँ करेगी? बैंक अदर सिक्योरिटी कैसे गवर्नमेंट का खरीदेगी? बैंक तो बर्बाद हो जाएगी। द वाइसेज ऑफ द अनसाउंड फिजिकल पॉलिसी, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा क्या फिजिकल पॉलिसी का अनसाउंड? हायर फिजिकल डेफिसिट टेंड टू ब्रिंग अबाउट हायर इंटरेस्ट रेट। हायर फिजिकल डेफिसिट, जितना भी वित्तीय घाटा अधिक होगा, जितना कंट्री का वित्तीय घाटा अधिक होगा, उतना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा। कि गवर्नमेंट को पैसा तुमसे चूस के उसको भरना है, जो गवर्नमेंट ने लोन लिया हो। वित्तीय घाटा क्या वर्ड है? फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, जब गवर्नमेंट लोन लेती है उस कर्जे को नहीं दे पाती है तो गवर्नमेंट डेफिसिट में चली जाती है। लेकिन जब गवर्नमेंट उस लोन को चुका देती है तो सरप्लस में रहती है। ठीक है, जब इस डेफिसिट को गवर्नमेंट फाइनेंस करती है तो इसी को बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस में होता है? तुम अगर अधिक से अधिक इंपोर्ट कर रहे हो और कम से कम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो तुम डेफिसिट में चल रहे हो। ये भी रीजन है इस डेफिसिट का। आगे बढ़ते हैं। हायर फिजिकल डेफिसिट tend to bring higher interest rate as demand for fund rises, excess demand rises, expected inflation and expected depreciation of the currency। ध्यान देना, जब हायर फिजिकल डेफिसिट होगा क्या क्या होगा? डिमांड फॉर फंड राइजेज होगा, फंड के लिए फंड चाहिए अब जनता को, राइज होगा। एक्सेस डिमांड होगा, डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि पैसा था नहीं, प्रोडक्शन कहाँ से हो पाएगा, वही वजह करंट करो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? करेंसी में डिप्रिसिएशन आएगा। करेंसी में डिप्रिसिएशन एक मतलब अलग ही टॉपिक है, डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। और व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी? मतलब करेंसी की वैल्यू गिराई जाएगी। ठीक है, बात समझ में आया? उसके बाद हायर रेवेन्यू डेफिसिट ड्राइवन बाई हायर इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज, सैलरीज, पेंशन, बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है डिटेल में डिस्कस करने के लिए। तो ये प्रक्रिया है गुरु, शायद आपको मज़ा बहुत आया हो मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ो, और मेरा एक वीडियो है एचडी सिंड्रोम का मैंने डाला था, सेल्फ डाउट सिंड्रोम क्या है, उसको पढ़ना, उसको देखना, मज़ा आ जाएगा। क्योंकि पता चलेगा जीवन में करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो इसी के साथ अपने इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पावरफुल बनो।